स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। MDC हिंदी के सिलेबस के तहत एक कहानी है संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु की। कहानी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी बहुत बार, नहीं पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं, हम बात करते हैं आज संवदिया कहानी में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और बिना किसी विशेष भूमिका की हम यदि संवदिया शब्द पे बात करें तो संवदिया में संवाद शब्द छिपा हुआ है। रेणु एक आंचलिक कथाकार हैं। अंचल का अर्थात एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सी बारीकियां घट रही होती हैं हमारे परिवेश में, हमारे जीवन में, जिसे हम दरकिनार करते हुए चलते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में वो चीज़ें हमारी आंखों के सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आंचलिक कथाकार उसी क्षेत्र से, उसी अंचल से वो सारी चीज़ें ग्रहण करता है, मोतियों की भांति एक माला में पिरोता है और हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। रेणु एक ऐसे ही कथाकार हैं। संवदिया कहानी एक ऐसी कहानी है जब हमारे समाज में या हमारे परिवेश में अभी डाकघर का आगमन नहीं हुआ था। लोग कागजों पे अपनी भावनाओं को उकेरना नहीं जानते थे। इसकी पहल बहुत कम और शहरों तक हुई थी, गांव-गांव तक प्रचलन नहीं हुआ था। तो भावनाओं को, अपने दिल की भावनाओं को, विचारों को कैसे हम अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाएं, इस चीज के लिए जब समाज विकसित हो रहा था तो उसने एक तरीका अपनाया, संवदिया, एक व्यक्ति जो संवाद पहुंचाने का काम करेगा। और आप लोगों को पता है कि यदि एक व्यक्ति के द्वारा संवाद पहुंचाया जाए, उसे एक माध्यम बनाया जाए, तो यह संभावना रहती है कि जो बात यहाँ से कही गई है अगले तक पहुँचते पहुँचते उसकी बहुत सारे क्रम जो हैं बदल जाते हैं, स्वतः बदल जाते हैं। तो रेणु संवदिया कहानी के जरिए एक अंचल की भूमिका पर बात कर रहे हैं, उसके परिवेश पे बात कर रहे हैं एक विशेष अंचल की खुशबू पर और संवदिया की जिम्मेदारी पर। बात केवल एक गांव की बड़ी बहुरिया की नहीं है जो अपने आर्थिक संघर्ष से जूझ रही है। बात उस पूरे गांव की भावनाओं की है, उस पूरे गांव की, दूसरे गांव के समक्ष उसके मान सम्मान की है। जब एक लड़की ब्याह कर दूसरे गांव जाती है तो केवल एक परिवार की बात नहीं होती है, पूरे गांव का मान सम्मान उससे जुड़ा होता है। ये तब की कहानी है। आज के परिवेश में ये कहानी थोड़ी अटपटी सी लग सकती है, क्योंकि आज के जीवन शैली में हमारा मान सम्मान, हमारे सोचने का दायरा बहुत एकल हो चला है। लेकिन यह कहानी तब की है जब परिवार संयुक्त हुआ करते थे और एक परिवार की बात पूरे गांव की बात हुआ करती थी और आपस में लोग मिलजुल कर समस्या का हल निकालते थे। तो इस कहानी में निश्चलता है। पात्रों के संवाद के जरिए हम उन बिंदुओं तक पहुंचेंगे जो कथाकार रेणु हम तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी पाठकों के दृष्टि को खोलने के उन सारे बिंदुओं को इन्होंने परोस रखा है इस कहानी में, जो कि हम तक पहुंचेगी। और संवाद ही वो माध्यम होते हैं जब कथाकार के मन में चलने वाले विचारों को हम तक पहुंचाते हैं। तो रेणु के संवाद के जरिए हम ये परखेंगे, ये जानेंगे कि उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से किन किन चीज़ों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं संवदिया कहानी। संवदिया कहानी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पहली पंक्ति से ही नाम शुरू होता है हरगोबिन। हरगोबिन एक पात्र का नाम है और उसे अचरज होता है कि आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इन पंक्ति को ध्यान दीजिएगा, जो भी पंक्ति को मैं अगर अंडरलाइन करती हूँ वो आपके लिए विशेष है, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और उन्हीं पंक्तियों के माध्यम से हम कथा कर्म को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हरगोबिन को ये काफ़ी आश्चर्य में है वो कि संवदिया की जरूरत पड़ सकती है, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। तो यह देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा था, यह कहानी उस समय की है जब गांव-गांव डाकघर नहीं हुआ करते थे। लोग संवाद भेजने के लिए संवदिया माध्यम को चुनते थे, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है।
फिर भी संवदिया का अस्तित्व नहीं खत्म हुआ है। जैसे आज डाकघर का अस्तित्व एकदम निचले स्तर पे पहुंच गया है, एकदम सीमांत हो गया है, वैसे ही संवदिया का भी अस्तित्व भी है। तो लोग प्रयोग कर रहे हैं संवदिया को अपने संदेश को भेजने के लिए। तो संवदिया के मार्फत कोई संवाद क्यों भेजेगा? आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद भी मंगा सकता है। तो ये आश्चर्य, कहानी की शुरुआत ही एक उधेड़ बूंद से होती है, एक आश्चर्य से होती है। यहाँ रेणु को हम देख सकते हैं कि वो कहानी की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। पात्रों के मन में एक उधेड़ बूंद चल रहा है, मेरी बुलाहट क्यों हुई है संवाद भेजने के लिए। हर गोबिंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर गया। ड्योढ़ी का मतलब होता है चौखट पार करके। और ध्यान दीजिएगा, ये हवेली बड़ी है लेकिन ड्योढ़ी इसकी टूटी हुई है। और सदा की भांति वातावरण को सूंघ कर ही वो संवाद का अंदाजा लगा लिया कि कैसा संवाद है। ऐसा गुप्त संवाद जिसका चांद सूरज को भी पता नहीं हो, परेवा पंछी तक ना जाने कि कैसे संवाद को लेकर जाना है। ये चंद पंक्तियाँ हमें ये बतला रही हैं कि संवाद यदि गुप्त होते थे तो कैसे लोग संवाद पहुंचाते थे और उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। पाँव लागी बड़ी बहुरिया, यहाँ पर दूसरे पात्र का नाम उभर कर सामने आता है। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया यहाँ हरगोबिंद को पीढ़ी देती है और यहाँ इशारा करती है कुछ देर बैठे रहो, क्योंकि आपने जब कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक महिला आई हुई है और वह अपने उधार लेने को वापस मांगने के लिए आई होती है, बैठी होती है, जिसकी वजह से बड़ी बहुरिया हरगोबिंद से अच्छे से बात नहीं कर पाती है। और यहाँ पूरी पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि बड़ी हवेली में पहले कैसा हाल होता था, नौकरानियों की भीड़ लगी होती थी और बड़ी बहुरिया के हाथ में ही सिर्फ मेहंदी लगाकर गांव की जो नाइन थी वो अपना परिवार पाल लेती थी। लेकिन आज कहाँ गए? बड़े भैया के मरने के बाद जैसे सब खेल खत्म हो गया और तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जमीन पर दावे करने शुरू कर दिए और तीनों भाई गांव छोड़कर शहर बस गए। रह गई अकेली बड़ी बहुरिया। ये ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर अब तक की पंक्तियों में हमें ये ज्ञात हो रहा है कि एक घर में जो कि गृह कलेश मचता है, उस गृह कलेश का शिकार बड़ी बहुरिया हो चुकी है। तीन भाई आपस में लड़के बंटवारा करके जा चुके हैं और जिस घर में इतनी भीड़ रहती थी मजदूरों की, नौकरानियों की, आज वो बड़ी हवेली सन्नाटे से पसरी हुई है, अकेली है बड़ी बहुरिया। तो हरगोबिंद बैठा हुआ है और हरगोबिंद को ये चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे बड़ी बहुरिया के बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ों में बांटकर बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। कैसे उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण लीला देखा था। यहाँ द्रौपदी की चीरहरण लीला से तात्पर्य है कि कैसे एक स्त्री के पति का देहावसान हो जाने के बाद उसके अपने ही परिवार वालों ने एक छोटी से छोटी चीज़ का बंटवारा आपस में किया था। और गांव की मोदियाइन बूढ़ी, देखिए ये तीसरे किरदार का नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो बैठी है और उधार का सौदा, देखिए कैसे यहाँ तंज कस रही है कि उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। आज तो मैं दाम लेकर ही उठूंगी। यह संकेत हमारे समाज में आज भी ये चलन है, लोगों की यह मानसिक प्रवृत्ति है और ये लोक प्रवृत्ति है कि लोग उधार का सामान लेना चाहते हैं। आजकल दुकानों में तो एक दाम लिख देता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था, तो लोग वसूली करते थे और ज़बरदस्ती। तो बड़ी बहुरिया बेचारी चूँकि एक ऐसे दिन उसे देखने पड़ रहे हैं जब नौकरानियों की भीड़ होती थी और आज उसे उधार मांगने के लिए एक मोदियाइन, एक बुढ़िया बैठी हुई है उसके दरवाजे पर। हरगोबिंद ने लंबी सांस ली। अब देखिए यहाँ से टलने का नाम नहीं ले रही है बेचारा हरगोबिंद, वो चुप नहीं रह सका और उसे कहता है कि मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा, रेणु के आंचलिक दृष्टिकोण की यही विशेषता है कि एक एक पात्र को वो उठाकर लाते हैं, एक एक विशेषता को लेकर आते हैं। काबुली कायदा क्या है, इसका जिक्र भी लेखक काफ़ी आसानी से यहाँ पाठकों के सामने खोल देते हैं। और देखिए मोदियाइन का यह सुनते ही कैसे वो गुस्सा कर कहती है हरगोबिंद को कि चुप रह मुझो से निमोछिए। अब देखिए निमोछिए मतलब जिसका मूछ नहीं है तो उसे लोक भाषा में, लोक शैली में गाली देते हुए कहती है मुझो से निमोछिए।
अब ये देखिए क्या कहता है, क्या करूँ काकी, भगवान ने मूछ डारी दी नहीं, नहीं तो काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी होती। एक व्यक्ति है आगा साहब, उसके नाम को लेके बुढ़िया जो है वो काफ़ी झिझक रही है और काफ़ी वो चिढ़ रही है। इस बात का फ़ायदा उठाकर हरगोविंद उन्हें परेशान करता है और उसे चिढ़ाता भी है, अर्थात ले खींच ले, देखिए जीभ निकाल कर वो बोलती है खींच लूंगी, तो कहता है ले खींच ले, जीभ दिखाकर चिढ़ाता है उस बुढ़िया को। अब लेखक यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि काबुली का नाम सुनकर क्यों वो बुढ़िया इतना गुस्सा आ रही है। देखिए 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा, काबुली साहब आगा साहब का नाम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वो उधार लेने आता था और दुकान पर बैठ जाता था और सबको अच्छे से उधार देता था, लेकिन जब वसूली का टाइम आता था तो काफ़ी परेशान करता था लोगों को वसूलने में। वो कुछ भी फिर भावना का परहेज नहीं रखता था, वो किसी की मजबूरी का ख्याल नहीं रखता था और बहुत ही कड़ाई से वसूलता था। तो ऐसे में एक दिन पूरे गाँव के लोगों ने उसे अच्छा सबक सिखाया, उसे मारा पीटा। तो इस तरह से जब वो, और चूँकि ये जो आगा साहब हैं, ये उस मोदियाइन बुढ़िया के चबूतरे पर ही वहाँ बैठा करते थे उसके घर के बाहर, तो इसी वजह से वो चिढ़ती है उनके नामों से। और गांव वालों ने भी नाच में काबुली का स्वांग किया था, यानी जब नाटक खेलते हैं गांव वाले तो उन्होंने स्वांग किया था। अब ये देखिए पंक्तियां बतला रही हैं, तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, अम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। तो काबुल के लोगों के टोन को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, ये है आंचलिकता। एक एक शब्द, एक एक पंक्तियां बतला रही हैं कि किस तरह से अंचल की विशेषता को रेणु अपनी कहानियों में उकेरते हैं। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, अम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। अब मोदियाइन बड़बड़ाती हुई बाहर चली जाती है और तब मौका मिलता है बड़ी बहुरिया को वो संवाद बतलाने के लिए। भाई तुमको एक संवाद लेकर जाना है आज ही, बोलो जाओगे ना? तो कहाँ? मेरी माँ के पास। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी बहुरिया जो है अपनी माँ के पास संवाद भिजवाना चाहती है। आगे देखिए कहानी कैसे बढ़ती है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों में डूब गया। ये जो चित्रण कर रहे हैं रेणु, ये आंचलिकता को दिखलाने वाली है। आपकी आंखों के सामने सदृश वो उपस्थित हो जाएगा पल जब हरगोविंद बैठा है, बड़ी बहुरिया बैठी है और उनकी आंखों में डूबकर कहता है कहिए क्या संवाद है। और संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया की जिस तरह से सिसकियाँ लेती हैं, हरगोविंद की भी आंखें बढ़ जाती हैं। और ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों को कि बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह से सकते देखा है हरगोविंद ने। बड़ी हवेली की लक्ष्मी, आज कहीं ना कहीं ये जो परंपरा, ये जो सोच है किसी भी स्त्री को सम्मान देने का अपने कुल में, अपने खानदान में, अपने परिवेश में, ये संभवतः उठ सा गया है कमोबेश। तो पहले घर की बहू जो हो लक्ष्मी की तरह हुआ करती थी और गांव का प्रत्येक व्यक्ति उसे सम्मान दिया करता था। तो वो सांत्वना देने के लिए कहता है कि बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल, इस तरह से वो कहती है। देखिए कि माँ से कहना मैं अपने भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं, अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आगे जाकर इसका भेद खोलूंगी कि ये क्यों विशेष है। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किसके लिए, किस लिए? तो इस तरह से वो अपने दर्द को बयां करती हैं और हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगता है। कितने बेदर्द हैं देवर देवरानी। यहाँ एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आ जाते हैं और फिर 10-15 दिनों में कर्ज का ढेर लगाकर चले जाते हैं। फिर आते हैं आम के मौसम में और कच्चा पक्का जो भी आम है वो तोड़कर बोरियों में भर के चले जाते हैं और उलट कर भी नहीं देखते। राक्षस है सब।
ये बातें हरगोविंद के मन में चल रही हैं। और यहाँ पर इस चित्रण से ये पता चल रहा है कि गांव में जो पलायनवादी नीति है ना, शहरों की तरफ, लोगों के बीच शहर का आकर्षण इस कदर बैठा कि वो अपने गांव की जमीन जायदाद को बेचकर शहर जाने लगे। और जो गांव में रह गया उसके लिए कुछ विशेष छोड़ते भी नहीं थे, क्योंकि एक वो स्त्री है, उसके पीछे से बोलने वाला कोई है नहीं। तो जो लोग हैं उनके घर के परिवार के देवर देवरानियाँ वो साल में 2 बार आते और लेकर चले जाते सारी चीज़ें। ये भी नहीं ध्यान रखते कि वर्ष भर ये महिला किस तरह से अपना जीवन यापन करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी पारिवारिक समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं रेणु। अब देखिए, बड़ी बहुरिया ने आंचल के खूंट से 5 रुपए निकाले। 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर कहा कि पूरा राह खर्च तो नहीं जुटा पाई, आने का खर्चा माँ से मांग लेना। तो इस तरह से वो उम्मीद जताती है कि भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। मतलब बड़ी बहुरिया के मन में एक आस टूट चुकी है अपने ससुराल में, और वो भी अकेलेपन में जीने की आस पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ हरगोविंद का कथन देखिए, क्या कहता है कि राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तो ये कहती है तुम इंतज़ाम कहाँ से करोगे? हरगोविंद कहता है 10 बजे की गाड़ी से मैं जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ नोट में लेकर ही चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से देखती रह जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा लगता है हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया, उसने सुना कि बड़ी बहुरिया कह रही थी मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। मन से एक स्त्री अत्यंत भाव शून्यता की स्थिति पर पहुंच गई है। वो निराश हो चुकी है अपने जीवन में और कह रही है कि अब इस जीवन से मुझे निकलकर बाहर जाना है। बाहर निकलने के बाद मैं अपने मायके में किसी तरह भी जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं जीना है। अब हरगोविंद के मन में चलने वाला द्वंद्व देखिए। यहाँ पर लेखक परिचय करा रहे हैं पाठकों को संवदिया अर्थात संवाद वाहक। हरगोविंद संवदिया है। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद का प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। इन चंद पंक्तियों के माध्यम से रेणु ये बतलाते हैं कि संवाद सुनाना कितना कठिन काम है और कितना दायित्वपूर्ण है। इसके बाद की पंक्तियों में आपने पढ़ा होगा कि गांव के लोग ऐसे व्यक्ति को ना निकम्मा निठल्ला समझते हैं, उसको आदर के दृष्टिकोण से नहीं देखते। ऐसा लगता है कि घर की बहू बेटियों के साथ घुल मिल के बैठता रहता है और ये एक तरह से स्त्रियों के साथ उनके बीच में उठना बैठना करता है, तो ये इज्जत का हकदार नहीं है। पुरुष सत्ता समाज में पुरुषों का जो छवि तैयार किया गया है इसी समाज में के द्वारा, वो अत्यंत रोबिला है, वो कठोर है, वो नरम हृदय का हो ही नहीं सकता है। रेणु ने इस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। अगर एक व्यक्ति संवाद पहुंचा रहा है और उसी सुर उसी स्वर में जाकर जहां पात्र रोएगा वहां वह भी रोएगा, तो एक बहुत बड़ा दायित्व का काम है। लेकिन ग्रामीण दृष्टिकोण की मानसिकता देखिए कि गांव के लोगों की गलत धारणा है कि वो निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम कर सकता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना मजदूरी लिए जो गाँव गाँव संवाद पहुँचाए उसको और क्या कहेंगे। तो गाँव के लोगों के मन में ये धारणा है कि वो औरतों का गुलाम होता है, जरा सी मीठी बोली सुनकर वो नशे में आ जाता है, ऐसे मर्द को भला मर्द कहेंगे। तो गांव में यहाँ से इन पंक्तियों के जरिए बतला रहे हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ हरगोविंद संवाद लेकर उनकी समस्या को ना सुलझाया हो, उसने माध्यम न बना हो उनके संवाद, उनके विचारों को पहुँचाने का। लेकिन ग्रामीण मानसिकता उसे भले मानुष के तौर पे नहीं देखती है, क्योंकि वो दूरी नहीं बनाता है, वो रोबिला नहीं है, वो नरम हृदय का है और ऐसे किरदार को, ऐसे व्यवहार को समाज स्वीकार नहीं करता है। तो गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की बहू बेटी का और माँ का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुँचाया, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वो। पात्र की दुविधा आप देखिएगा, क्योंकि उसने बहुत संवाद पहुंचाए हैं, लेकिन ऐसा संवाद ऐसे निराश भावना के साथ कि वो अपने घर को, अपने गांव को और अपने परिवेश को छोड़ के कहीं और जाने की सोच रही है, ऐसी बहुरिया के संवाद को पहुंचाना
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उसे निराशा की ओर ढकेल रहा है हरगोविंद को। वो उदास मन से जा रहा है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को ना पुराने दिन और संवाद याद आने लगते हैं, और एक गीत की करुण पंक्ति भी उसे याद आती है। पैया पड़ो दाढ़ी धरो हमरी संवाद ले ले जाहूं रे संवदिया। यही आंचलिकता है। अंचल के किसी क्षेत्र विशेष की जब बात करते हैं तो कैसे लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, किन किन माध्यमों से प्रकट करते हैं, किस भावना के अंतिम छोर तक जाते हैं, ये सब करुणा के साथ उपस्थित करते हैं रेणु। तो यहाँ पर एक लोकगीत के माध्यम से भी वो बतला रहे हैं कि संवदिया से संबंधित लोकगीत भी रचे गए हैं, और लोग उस गीत के माध्यम से वो संदेश देते थे कि मेरे संदेश को ले जाओ। उसके कानों में गूंज रही है। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे रहूंगी, यहाँ एक नौकर था वो भी कल भाग गया। गाय खूंटी से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है। हिकरना मतलब भूख प्यास से जब पशु चिल्लाते हैं उसको हिकरना कहते हैं। तो ये हिकर रही है। लोक परिवेश के देशज शब्दों का प्रयोग किया है रेणु ने। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं, इतनी सारी बातें जो है उसे याद आ रही हैं कि बड़ी बहुरिया ने कहा था। अब चूंकि वो यात्रा के लिए निकल चुका है, अब जो उसे पड़ाव पे जाना है तो अपने पास बैठे हुए यात्री से पूछता है, क्यों भाई साहब, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं या नहीं? थाना बिहपुर स्थान का नाम भी देखिएगा। थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं कि नहीं? जब आप यात्रा कर रहे हो तो अपने पड़ोस के यात्री से, अपने पास वाले यात्री से बातचीत का कोई क्रम शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ बिंदु ढूंढते हैं। इसने ढूंढा और यात्री कुड़ के जवाब देता है कि सभी गाड़ियां रुकती हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है और बातचीत नहीं जमेगी। तो यहाँ पे हरगोविंद मन ही मन बहुरिया के संवाद को दोहराने लगता है, और वो ये ध्यान अपने कलेजे को संभालता कैसे संभाल सकेगा ये सोचता है। जहाँ जहाँ बड़ी बहुरिया रोई है उसे भी वहाँ वहाँ रोना है। कटिहार जंक्शन, एक एक क्षेत्र के स्थान के नामों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यही आंचलिकता की विशेषता है। कटिहार जंक्शन पर जब वो पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि वो बहुत कुछ बदल गया है। वहां पर स्टेशन से उतर के अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गाड़ी तुरंत ही पहुंची, कुली आने लगे और सब कुछ किधर जाना है, कैसे जाना है, मतलब स्टेशन का भी विकास हो गया है। तो नगरीय सभ्यता के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि गाँवों में किस तरह से अब विकसित हो रहा है। पहले स्टेशन जाते थे तो पूछना पड़ता था किधर जाना है, अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और भोंपू से आवाज आने लगती है अपने आप कि थाना बिहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। यह सुविधा धीरे धीरे अब गांवों तक और छोटे छोटे प्रदेशों तक पहुंच रही है। हरगोविंद प्रसन्न हो जाता है। कटिहार पहुंचने के बाद ही उसे मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है, यानी आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कितनी प्रगति पर है। इसका चित्रण भी, इसका संकेत भी रेणु यहाँ कर दे रहे हैं। इसके पहले देखिए किस गाड़ी में चढ़े और कहाँ जाए, इसकी पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाड़ी बदलने के बाद बड़ी बहुरिया का करुण मुख फिर उसके सामने आता है, और यहाँ पर उसका संवाद देखिए। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली हैं, लेकिन मेरी माँ तो है। किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? बार बार ये बथुआ साग का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर लेखक। और आगे कहानी बढ़ती है तो थाना बिहपुर स्टेशन पे जब गाड़ी पहुंचती है तो उसका जी भारी हो जाता है। वो उदास है कि किस तरह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बुरे बुरे संवाद लेकर गया है, लेकिन इस तरह का संवाद वो पहली बार लेकर जा रहा है। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मायके लौट जाएगी, ये बात उसे बहुत खल रही है। भावुक है हृदय का। वो गांव छोड़ के चली जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी, ये बात उसे अंदर ही अंदर सालने लगा है। वो भयभीत हो चुका है और वो मन ही मन कल्पने लगता है कि फिर गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही जब गांव छोड़ के चली जाएगी तो ऐसा संवाद वो किस मुंह से सुनाएगा और कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर रही है। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। तो ये जो हरगोविंद के माध्यम से रेणु ने जो चित्र खींचा है, ये
स्थानीयता की भावुकता को दिखलाता है। पहले लोग इतने व्यापारिक मानसिकता के नहीं होते थे, तो उन्हें गांव के एक व्यक्ति के दुख से भी उनका हृदय दुखता था, उन्हें रुलाई आती थी और वो प्रत्येक व्यक्ति के सुख में सुखी भी होते थे। तो हरगोविंद परेशान है कि कैसे उसके गांव का नाम बदनाम हो जाएगा, कि उसके गांव में एक स्त्री जी नहीं सकी, वो सुख नहीं प्राप्त कर सकी और वो इतनी परेशान हो गई कि वापस मायके चली जाएगी। तो इस तरह से एकदम अनिच्छा पूर्वक, उसे इच्छा नहीं है और वो गांव में प्रवेश करता है। तो गांव में जाते ही लोगों ने पहचान लिया कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है। फिर एक नया नाम, कदम कदम पर रेणु जो है वो एक नया जगह का नाम बतला रहे हैं। और ये जो गांव है बड़ी बहुरिया का, जहां से हरगोविंद निकला है, उस गांव का नाम जलालगढ़ है। ये अभी पाठकों को स्पष्ट कर दिया। तो सभी यहाँ पे देखिए राम राम होता है, आगे बढ़ते हैं और सीधे गांव वालों से राम राम करने के बाद बड़े भाई साहब पहले नहीं पहचानते हैं, लेकिन परिचय देने के बाद वो सबसे पहले पूछते हैं कि दीदी कैसी है। तो ये सामना होता है, भगवान की दया से राजी खुशी है, ये संवाद देता है और मुंह हाथ धोने के बाद आंगन में बुलाहट होती है। जो पहले गांव में घरों का ये स्ट्रक्चर हुआ करता था कि बड़ा सा आंगन होता था, दलान होता था और जो भी बाहरी व्यक्ति होते थे या जो निकट के होते थे, तो बाहरी व्यक्ति दलान में बैठते थे बाहर ही, जो काफ़ी निकट है और जिसका योग्यता है कि वो घर के स्त्रियों के साथ घुल मिल के बात कर सकता है, उसकी बुलाहट आंगन में होती थी। इसका चित्रण यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए हरगोविंद यहाँ कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा, बड़ी बहुरिया की छलकाई आंखें। तो वो बूढ़ी माता यानी बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पाव लागी यानी प्रणाम करने के बाद माता पूछती है कि कहो क्या समाचार है। माए जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। उसकी माता पूछती है कि कोई संवाद है, तो वो कहता है संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं है, मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। अब देखिए हरगोविंद के मन में ये तनाव है, इस बीच में वो बात पलट रहा है कि नहीं, मैं बस पास के गांव में आया था, सोचा था कि आपसे मिलते चलूं। और ये बात सुन के हरगोविंद की बात सुन के ना माता उदास हो जाती हैं। तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए? वो नकार जाता है कि नहीं, ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर लूंगी। पहले गृह कलेश में किसी न किसी समझदार अनुभवी व्यक्तियों का हस्तक्षेप होता था और वो घर टूटने से बच जाता था। वो बातों को पचाना जानते थे। आज की तरह नहीं कि एक पॉइंट मिला और उसको उघेड़ना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हरगोविंद कि गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी, यानी वो मैके भी नहीं जाएंगी, मेले से मिल लेंगी माँ से। तो बूढ़ी माता चुप रहती है और हरगोविंद बोला छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बहुरिया की ऊपर है ना। वो चित्रण कर रहा है कि बेचारी बड़ी बहुरिया को छुट्टी कैसे मिलेगी, वो इतना व्यस्त रहती हैं, पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। बूढ़ी माता का संवाद देखिए, वो कहती है कि मैं तो अपने बेटे से कह रही थी कि भाई यहाँ पे कोई रह नहीं गया है और देवर देवरानियाँ परेशान करते होंगे, वो अकेली है वहाँ बेचारी मेरी बेटी, तो उसे लेकर ही आ जाओ क्योंकि तीनों देवर शहर में बस गए हैं। इस संवाद के बाद हरगोविंद कहता है कि नहीं माए जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, बहुत ही है, और टूट भी गई तो आखिर क्या हुआ, बड़ी हवेली तो है ही ना। स्वांग नहीं है, स्वांग यानी ये नाटक नहीं है, ये सच है कि बड़ी बहुरिया आराम से है और बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। इस कथन को देखिएगा कि हरगोविंद के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है कि सारा गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया और गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी। देवर लोग तो हर बार आकर लेने की जिद करते ही हैं। वो एक स्वस्थ और एक काफ़ी प्रौढ़ मानसिकता का यहाँ परिचय दे रहा है हरगोविंद कि उसके देवर लोग आते हैं, ऐसा कोई गृह क्लेश की बात नहीं है, परेशान नहीं है, पूरा जमीन जायदाद वो देख रही है और वो तो पूरे गांव की लक्ष्मी है ना, पूरे गांव की बहू है, तो कैसे वो कष्ट में रह सकती है, इसका जिक्र कर रहा है। अब देखिए यहाँ हरगोविंद को जल लाकर दिया जाता है, जलपान। जलपान करने का मतलब है कि जब कोई पहले आता है तो उसे हल्का फुल्का जो नाश्ता कराया जाता है उसे जलपान लोग कहा करते थे पहले। तो जलपान के बाद जब सामने आता है ना तो उसे याद आता है कि देखो बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी और वो भूखे प्यासे बथुआ साग खाकर पड़ी हुई है और यहाँ उसके सामने इतनी थालियाँ हैं। देखिए आगे चित्रण करते हुए है कि अब तो
रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब देने वाला कोई नहीं है। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। ये संवाद फिर उसके मन में चल रहा है। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की सब्जी, घी, पापड़, अचार, इन सब से थाली जो है वो सजी हुई है। और उसे याद आता है कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल के खा रही होगी। तो इस दृश्य की कल्पना से वो कुछ खा नहीं पाता है। बूढ़ी माता प्रयास करती कि खा ले, कि क्यों बबुआ खाती क्यों नहीं हो। तो वो कहता है पेट तो जलपान से ही भर गया है, मैं क्या खाऊं। अब यहाँ बूढ़ी माता का संवाद देखिएगा कि अरे जवान आदमी तो जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। यानी उस वक्त लोग कितने हष्ट पुष्ट और हुआ करते थे कि थोड़े से में नहीं 5 बार जलपान कर भी ले तो खा लेते हैं। ये अंचल की विशेषता है। और यहाँ पर ये चीज़ नहीं है शहरों के जैसा कि आप हल्का फुल्का खा लिए तो पेट भर जाता है। वहाँ आराम से पेट भर के लोग खाते हैं और खूब काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, यानी खूब डट कर खाया, खूब निश्चिंत से घोड़ा बेच के सोया। और किंतु यहाँ पर संवदिया की विशेषता बतलाने के बावजूद लेखक ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। वह क्या आया था, अब उसके मन में ये देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट चल रहा है कि वह क्यों आया था, क्या कहना था और वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है, वो सच क्यों नहीं कह पा रहा है। तो वो यहाँ निर्णय लेता है कि नहीं, अगले सुबह उठ के ना सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर संवाद सुना देगा कि माँ जी आपकी इकलौती बेटी जो है बहुत कष्ट में है, आप उसे बिलावा भेज दीजिए। भाभी के बच्चों के जूठन खाकर वो एक कोने में पड़ी रहेगी। सोचता है, अपने मन की हिम्मत को बांधता है कि चलो मैं अगली सुबह बता दूंगा कि सच क्या है। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी सिसकती हुई उसके बार बार उसके आंखों के सामने आ रही है, लेकिन सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। ये सारे मानसिक द्वंद्व के बीच में बूढ़ी माता के पास जब वो जाकर बैठता है तो फिर पूछती है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या, कहोगे। अब वो देखिए सामने बैठकर मन में निर्णय लेने के बावजूद नहीं कह पाता है और बात पलट देता है कि मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा। तो यहाँ पर बातचीत करता है कि अरे इतनी जल्दी क्या है जाने का। तो वो कहता है नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा और डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। तो अब देखिए माता का संवाद की ऐसी जल्दी थी तो आए क्यों बेटा, मैंने सोचा था कि बेटी के लिए बहुत सारी चीज़ें बांध कर दूंगी, दही चूड़ा भेजूंगी, लेकिन तत्काल में दही तो हो नहीं सकेगा, तो चूड़ा और बासमती धान का चूड़ा, ध्यान रखिएगा यही अंचल की खुशबू है। बासमती धान उनके अंचल की विशेषता है, वो लेते जाओ कहती है और चूड़ा की पोटली तुरंत बगल में दे देती है। और हरगोविंद उसे लेकर बड़े बहुरिया के बड़े भाई से मिलता है और पूछता है उसका बड़ा भाई कि क्यों भाई, राह खर्च है ना। उसका संवाद देखिए, भैया जी आपकी दुआ से किसी भी बात की कमी नहीं है। उसके पास राह खर्च नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जब वो संवाद लेकर निकल रहा था तो बड़ी बहुरिया ने कहा कि आगे का खर्च जो है वो माँ से मांग लेना, लेकिन वो यहाँ नहीं मांग रहा है। कितना त्यागी स्वभाव का है और कितना सम्मान और उसके हृदय में स्वाभिमान भी पूरा बैठा हुआ है। तो स्टेशन पहुंचकर वो हिसाब करता है कि जितने पैसे थे उससे कटिहार तक ही वो जा सकता है, टिकट ले सकता है। और यदि चवन्नी नकली साबित हुई, ध्यान दीजिए पहले जो सिक्के होते थे, चवन्नी चलती थी तो उसमें कभी खोटे सिक्के भी हो जाते थे, तो वो सैमापुर तक ही जा पाएगा। एक एक स्थान का नाम देखिए और बिना टिकट के वह स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। ये उधेड़बुन में अब उसका शरीर का आधा खून सूख जाता है। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत बहुत अजीब हो गई, लेकिन वहाँ पर निर्गुण गाने वाले सूरदास का गीत सुनकर ना वो थोड़े अपने दिल को राहत पहुंचा पाता है कि यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाले सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी हालत क्या होती। अब 2 शब्द यहाँ आते हैं, निर्गुण और सूरदास। तो आपको पता होगा भक्ति काल के महाकवि सूरदास जन्मांध थे या जन्म से अंध थे या बाद में अंधे हुए, लेकिन अंधत्व उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया। तो किसी भी व्यक्ति को जब वो नेत्रहीन हो तो लोग उसे सीधे सीधे नहीं कहते हैं, वहाँ सूरदास नाम का प्रयोग करते हैं। और निर्गुण, बिहार में लोक अंचल में ये विशेषता है
कि निर्गुण जब आपका मन भौतिक सुख सुविधाओं से तृप्त हो जाए और आपके मन में, आपकी आत्मा में ये प्यास जगने लगे कि परमात्मा से मिलन की इच्छा उत्पन्न होने लगे, तो वहाँ पे लोग निर्गुण गीतों की तरफ रुझान दिखाते हैं। तो गाँवों में निर्गुण गाने का बहुत चलन है, अंत्येष्टि पर भी, अंतिम समय में भी, अब किसी किसी मौसम में वो लोग चैता में निर्गुण गाते हैं। तो निर्गुण गा रहा है एक व्यक्ति कि आहो रामा नैहरा को सुख सपन भयो, अब देश पिया को डोलिया चलई, माई रो मति यही करम गति। तो एक स्त्री के दुख को निर्गुण में गा रहे हैं कि नैहर के सुख सपन भयो। निर्गुण का मतलब ये भी होता है कि लौकिक जगत में बात करते करते आप परमात्मा और परलौकिक स्थिति को उजागर करें। दृश्य चित्रण बनेंगे लौकिक जगत के, लेकिन बात होगी आत्मा और परमात्मा की। तो यहाँ दो दृष्टिकोण हैं। एक तो आत्मा रूपी, चूंकि ये जो भौतिक संसार है ये ससुराल माना जाता है। कबीर निर्गुण परंपरा के लोगों ने इस चीज को यहाँ बहुत अच्छे से भक्ति काल में प्रतिष्ठित किया है, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ जो ये ससुराल है आत्मा का, वो परमात्मा से निकल कर आई है, तो परमात्मा का जो लोक है वो उसका मायका हो गया। तो आत्मा तड़प रही है परमात्मा के लोक में जाने के लिए। और इसका लौकिक दृष्टिकोण ये है कि एक स्त्री अपने मायके में बहुत परेशान है, तो वो अपने मायके के सुख को याद कर रही है कि वो अब सपना हो गया, और देश पिया को डोलिया चली, यानी अपने पति के घर वो डोली लेकर चल पड़ी है। तो माई रो मति यही कर्म गति, यानी ये हमारे कर्मों का फल है जो हम इसे भोग रहे हैं। तो सूरदास जब चला जाता है तो बड़ी बहुरिया उसके मन में बैठी बैठी रोने लगती है कि किसके लिए इतना दुख सहूं। फिर इस लोकगीत के माध्यम से, इस निर्गुण गीत के माध्यम से उसे ये याद आता है कि बड़ी बहुरिया कह रही है रोते रोते कि किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में, अब देखिए प्रातः शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे रेणु, लेकिन रेणु ने चयन किया है भोर शब्द। ये देशज शब्द है। 5 बजे भोर में ही वो कटिहार स्टेशन पहुंचा है। भोपू से आवाज आ रही है कि बैरगाछी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। फिर वो वर्तमान में लौट आता है और हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल चल पड़ा। और ध्यान दीजिएगा 10 कोस तक वो मानो बाई के झोंके में चल रहा है। ये भी भोजपुरी या बिहार प्रदेश में एक शब्द प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति काफ़ी तनाव में होता है और काफ़ी स्पीड में काम करता है, उसे कुछ अगल बगल नहीं दिख रहा होता है, तो उस स्थिति को बखानने के लिए, प्रकट करने के लिए कहा जाता है कि बाई का झोंका में काम कर रहा है, उसको अगल बगल कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसी तरह वो तेजी 10 कोस चलता है और कस्बा शहर पहुंचकर पेट भर वो पानी पी लेता है, क्योंकि उसने रास्ते के लिए भोजन का प्रबंध तो लिया नहीं। पोटली में नाक लगाकर सूंघा उसने, आहा बासमती धान का चूरा है, माँ की बेटी के लिए सौगात, लेकिन वह नहीं खाएगा। वो उसे भूख लगी है और वो सूंघता है। बासमती धान की खुशबू काफ़ी फैलती है और मन आत्मा को तृप्त कर देती है, लेकिन वो नहीं खा रहा, इसमें से एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए, वह कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी कि मैं बैठी राह देख रही हूँ, ताक रही हूँ। अब ध्यान दीजिए कि 15 कोस माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 15 कोस तक वो चला जा रहा है, ये सारे उधेर बुन में, ये कैसे कहेगा? बड़ी बहुरिया राह ताक रही होगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। ये दृश्य चित्रण देखिए, एक बदहवास व्यक्ति जो काम करने निकला था वह उधेर बुन में नहीं कर सका। सम्मान, प्रतिष्ठा, भावनाएं सब जुड़ी हुई हैं। उसी तार के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही होगी बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। और वो गाने के गीत उसे याद आ रहे हैं, लोकगीत के, कि हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? अब ये पात्र पूरी तरह से द्वंद्व की स्थिति में है, बदहवास की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। यह कौन गाँव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार, यानी शाम घिर चुकी है लेकिन उसकी आंखों के सामने इतना अंधकार छाया हुआ है। बदहवास वो 15 कोस तक पैदल चला आ रहा है और भूखे प्यासे है केवल पानी के बल पर। तो उसके अब शारीरिक शक्ति भी जवाब दे रही है, किस राह से किधर जा रहा है, नदी कहाँ है, कहाँ खेत कहाँ है, झोपड़े कहाँ, हाथियों का झुंड, तार का पेड़ किधर गया, ये सब कुछ उसे बहुत ही अजीब स्थिति में दिख रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है, वह राह भूलकर न जाने
कहाँ भटक गया है, इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या, कोई रोशनी नहीं है, किससे पूछे। बदहवास हो चुका है, शारीरिक थकान हावी है, मानसिक थकान भी हावी है, इस तरह उसे कुछ सूझ नहीं रहा है, वह रोशनी है या आंखें, खड़ा है या चल रहा है, गाड़ी में है या धरती पे, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ हरगोविंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोली है या कटिहार का भोपू बज रहा है, इसमें भी वो अभी भेद नहीं कर पा रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया, उसने हाथ टटोल कर देखा तो वह बिछावन पर लेटा है और सामने बैठी छाया को, देखिए यहाँ पर रेणु जो है अलग तरीके से चित्रित कर सकते थे कि किसी भी प्रकार से कि यहाँ सामने बड़ी बहुरिया बैठी है, उसने सामने आँख खोल कर देखा, लेकिन नहीं, सामने बैठी छाया को, चूंकि वो बदहवास है, अभी बहुत थकान में है और आंखों से एक धुंधलापन है, तो सामने छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। अब वो पूछती है, जी कैसा है? लो एक घुट दूध पी लो। उसे दूध पिलाती है, उसे पहले होश में लाती है, वो होश में आता है तो ध्यान देता है कि वो दूध पी रहा है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिया। अब देखिए वो इतना परेशान था, वो उनके दुख को दूर कर नहीं सका, उसके साथ बहुत सारी बातें जो घूम रही थी मन में, उसका चित्रण रेणु ने कर चुका। वो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। यहाँ ध्यान दीजिए, गांव के एक ऐसे व्यक्ति को जिसे लोग निठल्ला समझते हैं, जिसे लोग कामचोर समझते हैं, स्त्रियों के बीच घुलने मिलने वाला ऐसा पुरुष समझते हैं जो उनकी मुस्कान पे फिदा हो जाए, वहाँ ये कह रहा है, मैं तुम्हारा बेटा बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो, मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गाँव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। अब ये बात सुनकर उसे अफसोस होने लगता है कि मैंने व्यर्थ ही संवाद भिजवाया, ये इतना परेशान हो गया। वो पछताने लगती है अपनी गलती पर। लेकिन जब ये हरगोविंद कहता है कि मैं निठल्ला नहीं बैठा रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा, तो कहीं ना कहीं ये जो धारणा लोगों के मन में बैठी है कि जो संवदिया होते हैं वो निठल्ला होते हैं, जिसको काम धंधा नहीं है वही संवदिया का काम करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये धारणा सही है। तभी वो यहाँ कह रहा है कि मैं अब निठल्ला नहीं बैठा रहूँगा, यानी ये भी बैठा रहता होगा, लेकिन संवाद पहुँचाने की जिम्मेदारी, इसकी भावुकता बाकी संवदियाओं से इसका अलग है। तो ऐसे में ये कहानी यहाँ पर पूरी हो जाती है और पश्चाताप के साथ ही एक मुट्ठी गर्म दूध में बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगती है। अब वो अपने खाने का प्रबंध कर रही है, कहानी पूरी तरह से खत्म। लेकिन इस कहानी में आपने देखा कि कितने चरणों में रेणु ने अपने अंचल को उतारा है, चाहे वो किसी स्टेशन का नाम हो, चाहे क्षेत्र विशेष का नाम हो, या उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विशेष खाद्य पदार्थ, या लोगों का अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका, इन सब कुछ पे उन्होंने एकदम स्पष्टता जिक्र किया है। कहानी में कहीं कोई ऐसी पंक्ति नहीं है जो समझ में ना आए। व्यक्ति के चरित्र से लेकर उसके सोचने समझने की शक्ति तक को उन्होंने अंकित कर दिया है। अब बात करते हैं प्रमुख पात्र की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रमुख पात्र के रूप में यहाँ हरगोविंद ही उपस्थित है। हरगोविंद का यहाँ पर जिक्र हो रहा है क्योंकि शुरुआत से ही हरगोविंद जो है वो कहानी के केंद्र में है और इसी की उधेड़ बुन के साथ दूसरे नंबर पे बड़ी बहुरिया है प्रमुख पात्र के रूप में। जब हम सहायक पात्र के रूप में बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्रम देख रहे होंगे, कुल 5। मोदियाइन बूढ़ी वह सहायक पात्र है। सहायक पात्र का मतलब होता है कि वैसे पात्र जो कहानी को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मोदियाइन बूढ़ी के माध्यम से वो काबुली आगा साहब वाले किरदार के बारे में पता चला। वो उधार लेने के लिए देहरी पर बैठी हुई है तो उससे बड़ी बहुरिया की व्यवस्था का पता चल रहा है, और काबुली आगा साहब का जिक्र करके वो ये भी पता चल रहा है कि लोग उधार लेने और देने में किस तरह की सोच रखते हैं। तो ये पूरी अंचल की विशेषता को बतलाने के लिए सहायक हुए। एक यात्री जिससे वो पूछता है कि भाई ये जाएगी ना वहाँ तक, बिहपुर तक, तो वो कहता है कि भाई सभी गाड़ियाँ वहाँ थाने पे रुकती हैं। तो जब हम यात्रा करते हैं तो हर यात्री का मिजाज एक सा नहीं होता है। यात्रा के दौरान आप चाहते हैं कि हाँ बातचीत करते हुए सफ़र कटे। आजकल तो लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं और पड़ोस में या जो भी बगल में बैठा है सीट पर व्यक्ति, उससे बात नहीं करते। लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब पूरी यात्रा लोग बातचीत और जान पहचान बढ़ाते हुए सफ़र तय करते थे।
बूढ़ी माता, बड़ी बहुरिया के भैया और निर्गुण गायक, ये लोग भी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। भावनाओं को प्रकट करने में निर्गुण गायक काफी सहायक हुआ, संवेदनाओं को प्रकट करने में बड़े भैया का भी चरित्र वहां पर उनकी आर्थिक स्थिति को दिखला रहा है और वो चिंतित है अपनी बहना के लिए कि भाई राक्षस तो है, उसके ससुराल से कोई व्यक्ति आया है तो उसे किसी चीज की कमी ना हो। तो एक बड़प्पन और एक जिम्मेदार व्यक्तित्व का यहाँ पे निर्वहन कर रहे हैं। अब आते हैं गौण पात्र के रूप में। तो आप देखिए, बड़ी बहुरिया के पति, 3 देवर देवरानी, उनके बच्चे, काबुली आगा साहब जिसका असली नाम है गुल मोहम्मद आगा, इन लोगों का नाम का केवल जिक्र हो रहा है, ये लोग कहानी में कहीं उपस्थित नहीं है। कहानी के क्रम को इस तरह से ये लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आप अपना जो व्याख्यात्मक प्रश्न है उसे तैयार कर सकते हैं कि अगर सवाल आता है संवदिया कहानी की कथा वस्तु पर बात करें, संवदिया कहानी के उद्देश्यों पर चर्चा करें, तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको सहायता प्रदान करेंगे। एक दूसरे तरीके से भी प्रश्न आता है कि कहानी कला के दृष्टिकोण से संवदिया कहानी की समीक्षा करें। तो यहाँ कहानी कला के दृष्टिकोण से मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कहानी कला के दृष्टिकोण में मैं बस आपको पॉइंट बता देती हूँ। उसमें देश काल, वातावरण, कथा वस्तु, पात्र, संवाद, इन उद्देश्य, कथा की शैली क्या है, इन 5-6 बिंदुओं पर बात होती है। हमारा अभी फोकस यहाँ पर है कि कहानी में किन किन बिंदुओं को रेणु ने उकेरा है। तो सबसे पहले देखिए, आर्थिक समस्या का चित्रण। और ये पंक्तियां आप देखिए कि बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार अपना पालती थी। और कहाँ गए वे दिन, चाहे मोदियाइन द्वारा उधार वापस लेने की हठ, या फिर कहना कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर परी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकूंगी। ये सारी पंक्तियां बतला रही हैं कि अब आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है बड़ी बहुरिया की। तो कहानी में आर्थिक समस्या का चित्रण रेणु कर रहे हैं। ये वो दौर है जो मध्यम वर्ग से भी नीचे की श्रेणी स्थिति अब पहुंच गई है। दूसरा बिंदु है पारिवारिक कलह का चित्रण। 3 भाइयों का आपस में लड़ना झगड़ना, या बड़ी बहुरिया के देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला वाली बात, ये सारे पंक्ति के माध्यम से लेखक ये दिखला रहे हैं कि गृह कलेश हर घर में किस तरह से व्याप्त है और बड़ी बहुरिया इसकी शिकार हुई है। तो उस वक्त घर अब टूटने लगे थे, क्योंकि आज़ादी के बाद धीरे धीरे वो औद्योगिकरण हो रहा था और शहरीकरण का फैलाव हो रहा था और उसके संपर्क में गाँव आ रहा था। लोग अपने घर, अपने जायदाद, अपनी भावनाओं को तोड़कर अब एक तिलस्मी दुनिया में जीना चाहते थे। तो ऐसे में किस तरह से एक घर टूट रहा है, एक मन टूट रहा है और रिश्ते टूट रहे हैं, इसका चित्रण यहाँ। गांव से पलायन प्रवृत्ति का चित्रण, गांव से शहर की ओर जाकर बसने का जिक्र, और यहाँ पंक्तियों के माध्यम से कि तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे, अकेली रह गई बड़ी बहुरिया। तो ये आकर्षण का मैंने अभी जो जिक्र किया, ये भी बतला रहे हैं रेणु कि गांव से किस तरह से पलायन प्रवृत्ति हावी हो चुकी थी लोगों के दिमाग पर। इन पंक्तियों को अच्छे से आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मानवीय संवेदना का चित्रण। अब देखिए, मानवीय संवेदना का जो चित्रण है ना, वो 2 रूपों में हुआ है, ह्रास के रूप में और उत्कर्ष के रूप में। रेणु एक ऐसे कथाकार हैं जो ये बतलाते हैं, केवल कथा को नहीं, जो बतलाते हैं कि जब आप एक चरित्र के रूप में विकसित हो रहे हैं तो कौन कौन से गुण आपको धारण करने चाहिए और कौन कौन से गुणों को नहीं धारण करना चाहिए, जिससे आपका व्यक्तित्व परिपूर्ण हो सके। तो जब मानवीय संवेदना, मनुष्य की सोच, उसकी फीलिंग्स जब डाउनफॉल में जाने लगे तो क्या होता है, ठीक अगहनी धान के समय, अगहन मास में धान काटे जाते हैं और ये भारतीय ऋतु के हिसाब से जब बुआई होता है और फसल आ जाते हैं धान के, उस समय वो लेने आते हैं, बाल बच्चों के साथ शहर से वापस आ जाएंगे और 10-15 दिन में कर्ज की और उधार की ढेरी लगाकर, यानी वो सोचते हैं कि भाई जो हमारे घर की यहाँ देखभाल कर रही है वो स्त्री, उसके पास बहुत जायदाद है, तो सब तरफ से पड़ोस से उधार लेकर वो चले जाते थे। और वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से, ये मन एक तरह से तौल के माप है, 2-2 मन चावल चूड़ा लेकर चले जाते थे। फिर आम के मौसम में आएंगे और कच्चा पक्का आम तोड़कर चले जाएंगे, फिर उलट कर भी नहीं देखेंगे। ये मानवीय संवेदना का ह्रास है। ह्रास मतलब खत्म हुए जा रही हैं। एक जो अंतिम सीमा भी होती है, भावना भी होती है कि नहीं मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे पीछे फिर कैसे रहेंगे, हम साथ नहीं रहते हैं, ये सब कुछ नहीं सोचना। यानी स्वार्थ की एकदम चरम परिणति पे पहुंच गया है व्यक्ति और उसकी मानवीय संवेदना खत्म हो चली है।
वहीं यदि उत्कर्ष के रूप में बात करें तो हरगोविंद का जो किरदार है वो उत्कर्ष को दिखला रहा है कि बड़ी बहुरिया के दुख से विचलित होकर उसे दूर करने का भरसक प्रयास कर रहा है। किस तरह से मैं बड़ी बहुरिया के दुख को दूर करूं, मैं कुछ भी करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा इनके लिए, लेकिन इन्हें गांव से नहीं जाने दूंगा। तो ये मानवीय संवेदना कितनी उच्च कोटि की है। अब देखिए संवदिया का महत्व। संवदिया अर्थात संदेश वाहक, इन पंक्तियों के माध्यम से रेणु ने बतलाया है कि संवदिया का क्या महत्व हुआ करता था। आप आज भी व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो उस मैसेज में यदि आप इमोजी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो लगेगा कि सामने वाला उसे नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है। फिर आपको उस पर से एक अलग से व्याख्यान देना पड़ेगा, नहीं मेरा मतलब ये था। तो जब पत्र और चिट्ठी और अंतर्देशीय ये सारी चीज़ें आई तो लोग लिखने लगे अपनी बातों को, वो भी बहुत हद तक ठीक था। लेकिन संवदिया सजीव होकर संदेश सुना रहा है। जहाँ जहाँ बड़ी बहुरिया रोई वहाँ वहाँ उसे भी रोना है। तो ये सजीवता संवाद पहुँचाने का, ये समाज की एक खोज, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मारक है। अब देखिए ग्रामीण दृष्टिकोण का चित्रण, और वो भी ये संकुचित दृष्टि है। जैसा कि हमने कहानी पढ़ते समय भी देखा था, इस संवदिया के किरदार को लेकर लोगों के मन में जो धारणा है वो पूरी तरह से संकुचित है। वो उसे अभी भी विस्तृत रूप में नहीं अपना पा रहे हैं कि उसका ये एक जॉब है, ये काम है, और वो काम अपने पूरी कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है, ये सोच नहीं है उनकी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आंचलिकता का चित्रण, जो कि इस पूरी कहानी की आत्मा है, और आंचलिकता किन किन बिंदुओं से निकलकर सामने आ रही है उसे आप देखिए कि काबुली आगा साहब की भूमिका का जिक्र करके मोदियाइन को चिढ़ाना। परिवेश में अंचल में होता है कि किसी व्यक्ति को ना लोग चिढ़ाने में बहुत आनंद लेते हैं। नगरीय सभ्यता में, फ्लैट सिस्टम में तो लोगों को पता भी नहीं होता हमारे पड़ोसी कौन है, लेकिन जब एक मोहल्ला होता है, एक गांव होता है, तो वहाँ पर लोग, ये एक स्वभाव है और ये मानव स्वभाव काफ़ी सामान्य है, इसका लोग विशेष बुरा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर मोदियाइन को चिढ़ाना हो गया। चाहे बथुआ साग, एक प्रकार का साग होता है, ठंड के दिनों में अभी अभी ही ये साग भारी मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। अगहन मांस का जिक्र हो गया, या बासमती चूड़ा हो गया, ये सारे खाद्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें उस अंचल की विशेषता है। जलालगढ़ गांव जहाँ का वो जिक्र कर रहे हैं, बिहार का वो प्रदेश कटिहार जंक्शन, तो थाना बिहपुर स्टेशन, कटिहार जंक्शन, ये सारे जो शब्द आप स्थानों के देख रहे हैं ये उस अंचल से संबंधित है। तो इनके माध्यम से वो एक अंचल की ओर ध्यान खींच रहे हैं। यह आंचलिकता का चित्रण हुआ। और दूसरा चित्रण जो है लोकगीतों के रूप में है। ये जो दो पंक्तियाँ आपको नजर आ रही हैं, एक पैया पड़ू दाढ़ी धरूं हमरो संवाद ले जा रहूं रे संवदिया, ये लोकगीत है, और लोकगीत के माध्यम से वो अपने अंचल की विशेषता को बतला रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए निर्गुण गीत। निर्गुण गीतों में आप देखेंगे कि आहो रामा नैहर के सुख सपन भयो। अब लोकगीतों में बिहार के पास वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के गीत हैं। वहाँ सावन के गीत हैं, भादों के गीत हैं, विदाई के गीत हैं। इन गीतों के बीच में निर्गुण गीत की भी व्याख्या हुई है, और उस निर्गुण गीत को यहाँ रखने का मतलब है वो अपने अंचल की खूबसूरती बतला रहे हैं। उसके बाद एकाकीपन की समस्या, बड़ी बहुरिया का हवेली में रह जाना और उनका ये संवाद किया, और फिर ये यहाँ माता का भी संवाद, ये संवाद बूढ़ी माता का है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसका संवाद कौन सा है। मैंने संकेत किया है कि इन पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है कि बड़ी बहुरिया के पास एकाकीपन की भी समस्या है, वो अकेले रह गई है। ठीक, और ये समय उस वक्त है कि जब महिलाएं खुल के बाहर नहीं निकलती थी और काम पर नहीं जाया करती थी, तो वो दिन कैसे काटे। अब नौकर भी जो हैं, नौकरानी भी जो हैं, वो घर छोड़ चुके हैं, तो इतनी बड़ी सी हवेली में एक अकेले इंसान का रहना, और ये भी टीस देता है। तो इस तरह से एकाकीपन की समस्या को लेकर आती हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं हरगोविंद का चरित्र चित्रण। चूँकि हरगोविंद का चरित्र चित्रण ऐसा है कि आप इन्हें पंक्तियों में विश्लेषित कर सकते हैं। पूरी कहानी में हरगोविंद की ही बात हो रही है कि वो वाक्पटु है। वाक्पटु मतलब बोलने में तेज है, उसे समझ में आता है कि कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, तो इस चीज़ को वो काफ़ी अच्छे से समझता है, वाक्पटु है। और इसी वाक्पटुता की वजह से वो अपनी बूढ़ी माता को, बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को संवाद देना तो चाहता है, लेकिन देते देते रुक जाता है। कंठ तक बात आती है लेकिन रुक जाता है। संवेदनशील है, संवेदनशील स्त्री है कि क्योंकि
किसी एक पराई स्त्री के दर्द को वह महसूस कर पा रहा है और उसे दूर करने के लिए प्रयासरत है, तो ये संवेदना से भरा हुआ हृदय ही कर सकता है। आज के भौतिकवादी परिवेश में बच्चों, जब आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो आपको इन पात्रों के माध्यम से, इन परिस्थितियों के माध्यम से ये सीखना है कि हमें वैसा नहीं होना जैसा अभी आज का समाज दिख रहा है। आज का समाज संवेदनहीन हो चुका है, उसकी अपनी जिम्मेदारी केवल अपने स्वार्थ के अंतर्गत बस चुकी है। तो इन सारी नकारात्मक चीज़ों को अलग करके कहानियों के माध्यम से हमें एक सकारात्मक चरित्र गढ़ना है, मनुष्य के फिर वही सुंदर रूप को गढ़ना है जो कि भौतिकवादी विलासी दृष्टिकोण में खो चुका है। तो इस कहानी को पढ़ने का यही उद्देश्य है। प्रौढ़ एवं प्रखर व्यक्तित्व का धनी है। प्रौढ़ मतलब काफ़ी मैच्योर, काफ़ी समझदार है, तभी वो बूढ़ी माता के पास संवाद नहीं कर पाता, गांव के किसी भी व्यक्ति से अपने गांव के प्रति कोई नकारात्मक बात नहीं करता है, तो प्रौढ़ मस्तिष्क है। प्रखर भी है क्योंकि बूढ़ी माता धीरे धीरे पूछती भी है, कुछ बात है, संवाद लाए हो, 2-3 बार पूछती है, तो वो बातों को टाल जाता है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं पड़ोस के गांव में आया था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं, बड़ी बहुरिया आएगी दशहरे के मेले में। तो ये प्रखर व्यक्तित्व है कि बात को कैसे टालना है, कब कहाँ क्या कहना है, इसका ज्ञात उसे है। निश्चल एवं व्यवहारिक पात्र है, उसके मन में छल कपट नहीं है। चाहता तो रास्ते में चूड़े खा सकता था, चाहता तो उसके पास पूरी थाली तैयार थी, वो छक्के भोजन खाता, लेकिन उसके हृदय में जो व्यवहारिकता है ना, जो निश्चलता है, वो उसे ऐसा करने से रोक रही है। अब ये व्यवहार, ये जो प्रवृत्ति है, ये भी आज के समाज में मनुष्यों को अनुकरणीय है, क्योंकि आज का व्यक्ति पहले अपना लाभ देखेगा, बाद में माइनस में जाकर वो सोचेगा कि हाँ ठीक है, मुझे किसी का लाभ कर देना है। तो ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए रेणु प्रासंगिक है, इसलिए संवदिया कहानी प्रासंगिक है, और इसलिए प्रासंगिक है हरगोविंद क्योंकि वो त्यागी और ईमानदार भी है। त्यागी कैसे नहीं है? अपने शरीर को कष्ट देके, अपना समय व्यर्थ करके, बिना एक पैसे कमाए वो एक स्त्री, एक महिला का संवाद लेकर उसके गांव जा रहा है, थके मांदे शरीर के साथ वो मेहनत कर रहा है और पैदल इतना कोस चल के संवाद का निर्णय वापस लेकर आता है कि मैंने वहाँ क्या किया, मैं नहीं कह सका संवाद। ये सारी स्थितियों को बखान करते हैं, तो ये त्याग नहीं तो क्या है? मानवता का दूसरा नाम ही त्याग है, पर्याय है। मनुष्य बाकी जीवों से अलग ही इसलिए है क्योंकि वो दूसरों के लिए जी पाता है, तो ईमानदार भी है, वो कहीं भी कुछ विशेष और अपने स्वार्थ हित में करने की कोशिश नहीं करता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, मेहनती भी है। मेहनती है तभी तो वो सुविधा भोगी नहीं है और वो ट्रेन का टिकट का बंदोबस्त नहीं किया, पैदल चला। वो स्वाभिमानी है क्योंकि उसने पैसे नहीं लिए बड़े भैया से कि नहीं नहीं मेरे पास है। वो अपनी स्थिति को उजागर नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अगर वो पैसे मांग लेता तो ये संकेत पहुंचता कि बड़ी बहुरिया के पास नहीं है, तभी तो उसने नहीं दिया। तो इन सारे छोटे छोटे मुद्दों को देखते हुए वो एक सुगठित व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के सामने फूंक फूंक कर वो बात कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो ये चरित्र चित्रण आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी पे बात हमारी पूरी हो चुकी है। हमने इन बिंदुओं के माध्यम से देखा कि पूरी कहानी में किन किन तरीके से बात हो रही है। कहानी में जहाँ जहाँ जो जो शब्द आए, जो पंक्तियाँ आई, उसे हमने अच्छे से जाना, पहचाना, और हमने पूरी तरह से बात की बड़ी बहुरिया के जीवन पर, हरगोविंद पर, और पूरी तरह से हमने रेणु के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। वो किस प्रकार एक आंचलिक कथाकार हैं, यह समझने का प्रयास किया। तो अगर आप ये विश्लेषण सुन रहे हैं तो एक बार फिर से आपको जाकर भावुक हृदय से वो कहानी फिर से पढ़नी चाहिए। कहानी पढ़ के फिर ये आप विश्लेषण देखेंगे तो आप अधिक महसूस कर पाएंगे। कहानी 2 तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो कि हाँ हमने पढ़ा है, वो मोटा मोटी चीज़ें याद हैं। एक, जब वो चीज़ें आप महसूस करें तो आपके हृदय में वो दृश्य, वो भावना, वो रुलाई, वो हंसी, वो चित्रण वो बैठ जाए। तो कहानी ऐसी ही पढ़नी है कि वो हमारी आत्मा के साथ मिल जाए, एक सार हो जाए। तो ये कहानी पूरी हो चुकी है। आप ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि अब तक आपने अपने दोस्तों को साझा नहीं किया है तो उन तक भी पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।